क्लास का एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ मैं। पी ब्लॉक में अपन ने लास्ट क्लास में क्या क्या देख लिया था। हमने बोरोन देखा था। बोरोन अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। बोरोन और कार्बन अपने सिलेबस में है। बोरोन और एल्यूमिनियम के बारे में अपने को जानना था, और कार्बन में कार्बन और सिलिकॉन के बारे में अपने को जानना है। शुरू के दो एलिमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज अप्रोक्सीमेटली इन दो एलिमेंट्स के लगभग सिमिलर ही होती है, इसलिए यूजुअली यही दो एलिमेंट्स पढ़े जाते हैं। ठीक है, क्या हमने है ना इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात करी थी। बोरोन अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था और हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात करी थी। इनर्ट पेयर इफेक्ट पे हमने देखा था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पे घटती है, जबकि लोअर वाले की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ती है। क्यों? बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट बेकार हो जाने की वजह से न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींच लेता है, तो इनर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाते। इसलिए कितना बच जाता है भैया? सपोज ये है ना NH2 NP1, तो पहले ये तीनों पार्टिसिपेट कर रहे थे। पहले ये तीनों पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन सिक्स्थ पीरियड जो इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, ध्यान रखिएगा, वो सिर्फ सिक्स्थ पीरियड वाले में ही लगता है। जो इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, ध्यान रखिएगा, वो सिक्स्थ पीरियड वाले में ही लगता है, यानी कि सबसे नीचे ही नीचे वाले एलिमेंट में हमेशा, और किसी में इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगता। तो सिक्स्थ पीरियड वाले एलिमेंट की शील्डिंग पुअर होने की वजह से न्यूक्लियस क्या करता है? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच लेगा। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन यानी कि ये वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींच लेगा। ये वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींच लेगा, और पार्टिसिपेशन के लिए कौन बचेगा? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। इसलिए जब अपन लिखते हैं भारत के ऑल गंजे इंडिया में तेल बेचें, तो इसमें ये भाई साहब तो +1 में स्टेबल होते हैं, लेकिन बाकी सारे +3 +3 +3 और +3 में स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे लग जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये हमने देखा था लास्ट क्लास में। हमने बोरोन की कुछ एक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी। फिजिकल में हमने साइज डिस्कस करा था। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। आयनाइजेशन एनर्जी डिस्कस करी थी। आयनाइजेशन एनर्जी अपन को याद रखने का सलीका क्या बताया था अपन ने? 15324 कोड ध्यान रख लीजिएगा। सीधे सीधे आयनाइजेशन एनर्जी बहुत आसानी से याद हो जाएगी। मेल्टिंग पॉइंट पे अपन देख चुके थे, बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि इसका नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा ही होता है। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट लीस्ट होता है। ठीक है, और गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट लीस्ट होने का कारण ये उसका एनाइसोट्रॉपिक स्ट्रक्चर और उसकी जो डिटेल्स हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये वाली डेटा अपने को डायरेक्ट ध्यान रखना था। नेक्स्ट अपन ने केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करी थी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखा था कि बोरोन और एल्यूमिनियम साइमल्टेनियस अपन ने सारा तामझाम बात करा था। बोरोन और एल्यूमिनियम एयर के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करते। बोरोन तो 3D नेटवर्क सॉलिड होने की वजह से नहीं करता, जबकि ये महोदय ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं। याद है कि नहीं? अगर मैं वाटर के साथ की बात करूं, तो ये दोनों वाटर के साथ भी कोई रिएक्शन शो नहीं करते। क्यों? सेम रीजन, क्योंकि बोरोन का 3D नेटवर्क सॉलिड होता है, और एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करके, एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट कर, वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके वो उसकी ऊपर वाली लेयर पर ऑक्साइड बना लेता है, इसलिए वो भी कोई रिएक्शन शो नहीं करता। नेक्स्ट अपन ने देखा था कि बोरोन डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता, लेकिन एल्यूमिनियम शो करता। सॉरी, बोरोन बोरोन डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 के साथ कोई रिएक्शन नहीं शो करता, लेकिन बोरोन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ जरूर रिएक्शन शो करता है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। एंड रिएक्शन शो करके ये क्या बना देता है भैया? बोरिक एसिड H3BO3 H3BO3 डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ H2SO4 B2O3 भी आपका बन सकता है। कैसे बनता है वो साइकिल भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, वापस बता दूंगा।
प्लस साथ में जो गैस लिबरेट होती है वो इसमें होती है SO2, इसमें होती है NO2। क्लियर है? आगे एल्यूमिनियम के बेसिस पे बात करोगे तो बोरोन डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट H2SO4 के साथ कोई रिएक्शन नहीं शो करता, लेकिन एल्यूमिनियम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन शो करता है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के कंपेयर में बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये इसके साथ रिएक्शन शो कर देगा एंड इट फॉर्म AlCl3 प्लस H2। सेम गोज विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ भी रिएक्शन शो करता है, इट फॉर्म्स Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2। लेकिन एल्यूमिनियम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 माने 80%, 80% कॉन्सेंट्रेशन के HNO3 के साथ ही कोई रिएक्शन नहीं शो करता। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड बना लेता है। और कौन नहीं शो करते? फेको नहीं, करारे आलू और बेर, ये सारे ही 80% या उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं शो करते, क्योंकि ये अपनी सरफेस पे प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बना लेते हैं। ठीक है? उसके बाद अपन ने कंपाउंड्स पढ़े हैं। कंपाउंड्स पढ़ने से भी पहले एक आधी चीज और बताना भूल गया मैं, सॉरी, है ना। बोरोन की जो स्ट्रक्चर होती है, वो B12 होती है। B12 की स्ट्रक्चर में आपको बता चुका था, आइकोसा हाइड्रोजन स्ट्रक्चर होती है ये। आपको 3D व्यू अगर इमेजिन कर पाओ तो वो भी, और प्लस अपन ने जो 2D व्यू में बनाया था वो भी, आपको दोनों तरीके के स्ट्रक्चर नोट्स में मिल जाएंगे। B2O3 की रिएक्शन जब अपन करवाते हैं एल्यूमिनियम के साथ तो ये बनाता है B12। बोरोन कैसे बनता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरोन पढ़ रहे हैं एक्चुअल में अभी अपन। मैंने आपको कल बताया था बोरोन दो तरीके के होते हैं, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। तो कौन सा कैसे बनता है वो देखना है। B2O3 की रिएक्शन एल्यूमिनियम से करवाओगे तो B12 प्लस Al2O3 बनेगा। ये जो बोरोन है भैया ये क्रिस्टलाइन है। जबकि B2O3 की रिएक्शन आप सोडियम या मैग्नीशियम से करवा दो तो यहाँ जो B12 मिलेगा साथ में मिलेगा MgO या फिर Na2O। यहाँ पे जो आपको B12 मिलेगा ये आपको अमॉर्फस मिलेगा, अमॉर्फस बोरोन। ये जो आइकोसा हाइड्रन स्ट्रक्चर में बोरोन यूज्ड है वो क्रिस्टलाइन बोरोन है। ठीक है ना। और अपन जानते हैं अमॉर्फस बोरोन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एज दैट ऑफ द क्रिस्टलाइन बोरोन के। अमॉर्फस बोरोन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एज दैट ऑफ द क्रिस्टलाइन बोरोन के। इसलिए तो अपन बोलते हैं कि बोरोन की रिएक्शन जब आप ऑक्सीजन से करवाओगे तो कोई रिएक्शन नहीं देगा, कब? रूम टेम्परेचर पे। लेकिन जब आप टेम्परेचर हाई कर देते हो तो बोरोन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो कर देता है एंड फॉर्म B2O3। कौन सा बोरोन होता है? अमॉर्फस। ठीक है। अरे यहां तक कोई दिक्कत? ज्यादा तेज चल रहा हूं तो बता दीजिए, क्योंकि आज खत्म हो जाएगा P ब्लॉक। बढ़े आगे। किसी को किसी भी चीज में कोई दिक्कत हो मैं रिपीट कर सकता हूँ, आराम से बता दो, जल्दी नहीं है। ठीक। नेक्स्ट अपन ने देखा था प्रिपरेशन, भैया प्रिपेयर किस किस तरीके से कर सकते हैं, किसको? H3BO3 को। ये भी कल पढ़ चुके थे। H3BO3 की प्रिपरेशन आप कल पढ़ चुके थे, भोकाल बताया था। भोकाल को पानी में डाल दो, पानी में भोकाल करवा दीजिए, H3BO3 बन जाता है। पानी में भोकाल करवा दीजिए, H3BO3 बन जाता है। भोकाल बोले तो बोरोन को कांस्टेंट रखो और बाजू में मूव करते रहो। बोरोन और हाइड्रोजन के साथ कौन सा कंपाउंड जानते हो भैया? B2H6। बोरोन को बाजू में रखो, ऑक्सीजन के साथ कौन सा कंपाउंड जानते हो? B2O3। वैलेंसी एक्सचेंज करवाइए और कुछ नहीं। काल माने क्लोरीन है। बोरोन को बाजू में रखो और क्लोरीन के साथ कौन सा कंपाउंड जानते हो भैया? BCl3। इन सबको पानी में रिएक्शन करवा दीजिए, पानी पानी पानी, क्या बन जाएगा हर जगह? H3BO3 H3BO3 H3BO3।
B2H6 की रिएक्शन H2O से करवाओगे, यहाँ गैस निकलेगी H2। BCl3 की रिएक्शन H2O से करवाओगे, यहाँ मिलेगी HCl, यहाँ सिर्फ H3BO3 ऑब्टेन होता है। और क्या क्या तरीके हो सकते हैं? बोरोन की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से करवा दो, थोड़ी देर पहले करवाई थी। क्या बनेगा? H3BO3 प्लस NO2। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से भी करवा दो, क्या बन जाएगा? H3BO3 प्लस SO2। और बोरेक्स से भी आप ये ऑब्टेन कर सकते हो। बोरेक्स क्या होता है? अगला एलिमेंट वही है, 5वां नंबर, Na2B4O7.10H2O की रिएक्शन करवा दीजिए। HCl के साथ आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो H3BO3 प्लस NaCl मिलेगा। इस तरीके से आप H3BO3 ऑब्टेन कर सकते हो, इनके अलावा कोई और तरीका नहीं है। ठीक है, अब अगली रिएक्शन अपन पढ़ने जा रहे हैं H3BO3 की ही, कि H3BO3 कैसे ऑब्टेन हो सकता है। उससे पहले मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी कि पहले BA करते हैं, फिर MBA करते हैं, फिर TBA करते हैं, एंड फाइनली बॉस बन जाते हैं। BA मतलब बोरिक एसिड, MBA मतलब मेटाबोरिक एसिड, TBA मतलब टेट्राबोरिक एसिड, और बॉस मतलब BO। BO मतलब बोरोन ऑक्साइड। ठीक है, तो ये एक जर्नी थी कहाँ से कहाँ तक की? H3BO3 से B2O3 बनाने की। बोरिक एसिड से मेटाबोरिक एसिड बनाने के लिए आपको जो टेम्परेचर चाहिए वो 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए। मेटाबोरिक एसिड से टेट्राबोरिक एसिड बनाने के लिए आपको जो टेम्परेचर चाहिए वो 140 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और टेट्राबोरिक एसिड से B2O3 बनाने के लिए आपको जो टेम्परेचर चाहिए वो उससे भी ज्यादा चाहिए। रेड हॉट बोल देते हैं इसलिए, सीधा सीधा। ठीक है ना, स्पेसिफिकली कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं है, बट हाँ वेरी हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इज नीडेड। क्लियर है? H2B4O7 होता है टेट्राबोरिक एसिड, नाम से ही पता चल रहा है 4 बोरोन आएंगे। ठीक है, तो इसी को ध्यान रखते हुए HbO2 होता है मेटाबोरिक एसिड, है ना। इसी को ध्यान रखते हुए इसी चीज को बार बार यूज करूंगा मैं अब। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से अगले कंपाउंड का कहानी। अगला कंपाउंड जो अपन बात करने वाले हैं बोरेक्स की बात करने वाले हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ शुरुआत में ही आप लोगों को मैं। बोरेक्स फॉर्मूला होता है बोरेक्स का Na2B4O7.10H2। और एक और फॉर्मूला होता है Na2B4O7.5H2। इसे आप बोलते हो ज्वेलर्स बोरेक्स। ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है। Na2B4O7.10H2O बोरेक्स होता है। Na2B4O7.5H2O ज्वेलर्स बोरेक्स होता है। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बोरेक्स के अंदर कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? अब देखो, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कंपटीशन में, ये पूछा गया है। बताओ बोरेक्स में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? अब अपने को अगर फॉर्मूला पता है तो अपन बता देंगे, नहीं पता तो अटक गया मामला। बताइए, ज्ञान बरसाओ भैया। कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं बोरेक्स के अंदर? ठीक है, 8 होते हैं बेटा, बढ़िया है ना। फ्लो फ्लो में 10 मत लिखिए आइएगा, 8 होते हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके की, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, स्ट्रक्चर आपको नोट्स में मिल जाएगा। Na2B4O5OH होल 4, ठीक है, .8H2। ये होता है फॉर्मूला किसका? बोरेक्स का। 8 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। प्रिपरेशन की बात करूं अगर मैं,
तो प्रिपरेशन कैसे होती है? पहला मेथड है इसका कोलेमेनाइट से। कोलेमेनाइट की रिएक्शन आप करवा दीजिए Na2CO3 के साथ। क्या होता है कोलेमेनाइट, पहले वो समझो। कोलेमेनाइट होता है Ca2B6O11.5H2O। अब रिएक्शन लिखने के नाम पे मैं लिख रहा हूं, आपको याद नहीं करनी। कैसे लिखी जाती है रिएक्शन वो समझिएगा। इसकी करवा दीजिए Na2CO3 के साथ रिएक्शन। क्या देगा? CaCO3 प्लस NaBO2 प्लस Na2B4O7। ठीक है। अब आगे जाके आपको जो मिलेगा वो मिलेगा कि जब हम इसका क्रिस्टलाइजेशन करवाएंगे तो आपको Na2B4O7 ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है ना। अब वो कैसे ऑब्टेन होगा वो समझिए। मैं वही रिएक्शन लिख रहा हूं लेकिन मैकेनिज्म के साथ। मैंने कोलेमेनाइट से प्रिपरेशन करवाई थी Ca2B6O11.5H2O प्लस Na2CO3, और इसके साथ जो मैंने प्रोडक्ट बनाए थे वो थे CaCO3 प्लस NaBO2 प्लस Na2B4O7। कैसे करा ये मैंने, देखिए। चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो मेरे साथ, क्योंकि उससे आप ज्यादा अच्छी तरीके से रिलेट कर पाओगे अगर कॉपी में लिख लिया होगा तो। ठीक है ना। देखिए Ca2B6O11 को मैं कैसे लिख सकता हूं? इट इज 2CaO.B2O3.5H2O। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक। Na2CO3 को मैं लिख रहा हूं Na2O.CO2। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां से आप एक चीज आसानी से क्लियर कट देख पा रहे हैं कि ये CaO और ये CO2 मिलके क्या बना देंगे? ये CaO और ये CO2 मिलके क्या बना देंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका तो हो गया तामझाम खत्म। ठीक है ना। ये CaO और ये CO2 मिलके आपका क्या बना देंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। अब बात आ जाती है सर ये दोनों कैसे बन गए। कहानी सुनो भैया। कहानी वहीं से चालू होती है। कहां से? BA MBA TBA। बॉस मैंने आपको बार बार बोला था ये यूज में आएगा। H3BO3 HBO2 H2B4O7 B2O3। मानोगे? तो अब हुआ क्या भैया? लेफ्ट टू राइट जा रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ, 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करवाया तो ये बना, 140 डिग्री सेल्सियस पे हीट करवाया तो ये बना, और हीट करवाया तो आपका B2O3 बन गया। तो लेफ्ट टू राइट जब आप जा रहे हैं तो वाटर, लेफ्ट टू राइट जब आप जा रहे हैं तो वाटर क्या हो रहा है? लॉस। राइट टू लेफ्ट आओगे तो वाटर क्या होगा? गेन। लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो वाटर क्या होगा? लॉस। राइट टू लेफ्ट आओगे तो वाटर क्या होगा? गेन। ठीक है, बात सुनो। ये भैया क्या है? ये है B2O3। ये रहे वो। आप क्या कर रहे हो जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो? दर्शनी कोई डाउट? लेफ्ट टू राइट जब आप जा रहे हो तो वाटर लॉस हो रहा है। ठीक है। राइट टू लेफ्ट आ रहे हो तो वाटर गेन हो रहा है। मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना ध्यान से। CaO और CO2 तो मिलके, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। CaO और CO2 तो मिलके CaCO3 बना गए। अब बात आ जाती है B2O3 और Na2O मिलके क्या करेंगे? तो भैया आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल बेसिक बात करनी है। B2O3 आपके पास है, अरे H2O का लॉस हो रहा है तो ये सब कुछ बन रहा है। H2O का लॉस हो रहा है तो ये सब कुछ बन रहा है। उल्टा जाऊंगा, H2O का गेन होगा तो रिवर्स हो जाएगी डायरेक्शन। आप H2O की जगह Na2O ले, और अब बात करते हैं
बताओ क्या बनेगा। अगर B2O3 में आप H2O ऐड करवाते तो क्या बनता, H2B4O7। मैं कह रहा हूं H2O की जगह Na2O ऐड करवा दो तो क्या बनेगा, H2O की जगह Na2O ऐड करवा दो तो क्या बनेगा, Na2B4O7। और H2O ऐड करवाओगे तो क्या बनता, HbO2। मैं कह रहा हूं और Na2O ऐड करवा दो तो क्या बनेगा, NaBO2। अरे भावनाएं समझ में आई क्या मेरी, प्रोडक्ट लिखना समझ में आया कि वापस बताऊं। H2O की जगह Na2O सब्सटीट्यूट कर दो, H2O की जगह Na2O सब्सटीट्यूट कर दो तो हर जगह हाइड्रोजन की जगह Na लग जाएगा। तो B2O3 में H2O जोड़ रहे थे तो H2B4O7, B2O3 में Na2O जोड़ोगे तो Na2B4O7 और Na2O जोड़ोगे तो NaBO2। ये बने ऐसे, समझ में आया क्या। समझ में आया क्या, बढ़े आगे। ठीक है, आगे हमने क्या करवाया था इसका, आगे हमने करवाया था इसका रिएक्शन करवाया मैंने CO2 के साथ। देखो होता क्या है कि जब आप Na2B4O7 की बात करते हो तो Na2B4O7 वाटर के साथ रिएक्ट करके, Na2B4O7 वाटर के साथ रिएक्ट करके Na2B4O7.10H2O बना लेता है और ये नीचे बैठ जाता है। ठीक है ना, Na2B4O7 वाटर के साथ रिएक्ट करके Na2B4O7.10H2O बना लेता है और ये नीचे बैठ जाता है। बट साथ में क्या बना, साथ में क्या बचा, NaBO2 भी बचा। ठीक है ना, साथ में क्या बचा, NaBO2 भी बचा। इसकी जब हम वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो ये वाटर से रिएक्शन करके Na2B4O7.10H2O बना लेता है और ये नीचे बैठ जाता है। साथ में क्या बचा, NaBO2 बचा। अब देखो आगे जो रिएक्शन लिखने के नाम पे अपन लिखते हैं वो अपन कुछ ऐसे लिखते हैं, NaBO2 plus CO2 gives Na2B4O7 plus Na2CO3। ये कैसे लिखी QI वो समझिए, ये कैसे लिखी QI वो समझिए। मैं करवाऊंगा क्या, NaBO2 आपका बचा, ठीक है ना। अब आप NaBO2 को इस तरीके से समझ लीजिए जैसे HbO2 है, HbO2 इज नथिंग बट H2O plus H2B4O7। HbO2 इज नथिंग बट H2O plus H2B4O7। बैलेंस कर लो इसको, यही मिलेगा। ठीक है ना, बैलेंस कर लीजिए इसको, यही मिलेगा। सेम अगर मैं जाऊं तो NaBO2 क्या है, NaBO2 भी कुछ नहीं है, ये है Na2O प्लस Na2B4O7। तो ये जो आपका Na2O होगा ये फर्दर ब्रेक होगा किसमें, NaBO2 प्लस Na2B4O7 में। ये जो आपका NaBO2 है ये फर्दर ब्रेक होगा किसमें, Na2O प्लस Na2B4O7 में। तो मैं उसको लिख रहा हूँ, फर्दर ब्रेक होगा किसमें, Na2O प्लस Na2B4O7 में। अब Na2B4O7 तो आपको चाहिए था, यही तो ऑब्टेन करवा रहे हो, बोरेक्स और है क्या, यही तो है। Na2B4O7 तो आपको चाहिए था। अब मेरे को Na2O का जुगाड़ करना है कि ये Na2O भी कैसे कैसे करके मैं इसको कन्वर्ट कर दूं किसी ऐसी फॉर्म में ताकि ये नीचे सेटल डाउन हो जाए और मैं चीजों को इजीली फिल्टर आउट कर पाऊं। तो उसके लिए अपन डालते हैं यहाँ पे CO2। तो ये
ये Na2O इस CO2 के साथ रिएक्ट करके Na2CO3 बना लेता है, इसलिए वो रिएक्शन लिखी गई थी दैट NaBO2 को जब आप CO2 से रिएक्ट करवाते हो तो ये आपका क्या बनाता है, एक तो Na2B4O7, ये नीचे सेटल डाउन हो गया, और Na2O CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना गया, Na2CO3। ये रिएक्शन वापस बतानी है क्या भैया, इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछ रहा हूं, ये रिएक्शन वापस बतानी है? रिपीट करूं ये रिएक्शन? ठीक है, ध्यान से सुनना कशिश। ये वाला पार्ट समझ में आएगा बेटा कि ये भी बताऊं? ये वाला, ये मैंने कैसे ऑब्टेन करा, ये आया समझ में कि ये भी बताऊं? कोई दिक्कत नहीं, पूछ सकता है तू। ये आया, ठीक है। तो देखो, कैल्शियम कार्बोनेट तो प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ गया, बचा क्या, NaBO2 और Na2B4O7, बचा क्या, NaBO2 और Na2B4O7। अब होगा क्या, Na2B4O7 तो फर्दर वाटर से रिएक्ट करके फिर नीचे बैठ जाता है और बना लेता है Na2B4O7.10H2O, ठीक है ना। ये दोनों को मैं क्या करवाता हूं, इन दोनों का मैं कराता हूं क्रिस्टलाइजेशन, इन दोनों का मैं करवाता हूं क्रिस्टलाइजेशन। जब आप इसका क्रिस्टलाइजेशन करवाते हो तो ये Na2B4O7.10H2O भी नीचे सेटल डाउन हो जाता है, लेकिन कौन सेटल डाउन नहीं होता नीचे, NaBO2। मैं कोशिश करता हूं कि मैं इस NaBO2 से भी कुछ अमाउंट में Na2B4O7.10H2O या Na2B4O7 निकालने की कोशिश करूं। इतनी बात समझ में आई? मैं कोशिश करता हूं कि मैं ये जो NaBO2 बचा, इससे भी मैं कुछ अमाउंट में बोरेक्स निकालने का कोशिश करूं। इतनी बात समझ में आई? ठीक, तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूं, अब Na2B4O7.10H2O तो नीचे सेटल डाउन हो गया, तो उसको फिल्टर आउट करके आप बाहर निकाल ले कोई। अब बचा क्या, NaBO2। अब NaBO2 को मैं कैसे बोरेक्स में कन्वर्ट करूं, तो कैसे करेंगे, तो NaBO2 किसकी तरह होता है, मैं ये पूरी रिएक्शन हटा देता हूं, है ना। NaBO2 को मैं रिलेट करवाऊंगा HBO2 से, NaBO2 को मैं रिलेट करवाऊंगा किससे, HBO2 से। रुकना एक मिनट, है ना, ध्यान से देखना कशिश। आपको नोट्स में जो रिएक्शन मिलेगी वो रिएक्शन कुछ इस तरीके से मिलेगी कि मैंने NaBO2 की रिएक्शन करवाई CO2 से, तो आपको मिल गया Na2B4O7 प्लस Na2CO3। अब मैं कैसे मान लूं कि ये मिल गया, तो उसकी मैकेनिज्म अपन समझ रहे हैं। ये रिएक्शन आप बेशक 2 मिनट लिख लो एक ऊपर, फिर मैं बताऊंगा कि ये रिएक्शन आई कैसे, है ना। ये रिएक्शन कहीं लिख ले ऊपर, फिर मैं बताऊंगा ये रिएक्शन आई कैसे। अपने को जो बुक में दे रखा वो बस ये रिएक्शन दी हुई है कि NaBO2 को CO2 से रिएक्ट करवा दो तो आपको Na2B4O7 भी मिल जाएगा। तो इनडायरेक्टली मैंने क्या करा, मैंने NaBO2 में से भी कुछ अमाउंट ऑफ बोरेक्स निकाल लिया। तो इस तरीके से मैं कोलेमेनाइट को बोरेक्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बट ये हुआ कैसे वो समझिए। लिख ली कशिश, ये रिएक्शन लिख ली, बस ये रिएक्शन लिख लेना, ये वाली, और कुछ नहीं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं यही रिएक्शन प्रूव करने वाला हूँ कि ये कैसा ही। तो देखो, मैं NaBO2 और HBO2 को साथ में रिलेट करके चल रहा हूं, जैसे मैंने शुरू में भी करा था। HBO2 इज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ H2O एंड H2B4O7, ठीक है ना। H2O और H2B4O7 से HBO2 मिलता है, बैलेंस रिएक्शन आप देख सकते हो। सेम NaBO2 भी किससे मिलके बनेगा, Na2O प्लस Na2B4O7, अग्रीड, ठीक। तो मैं NaBO2 को तोड़ रहा हूं काय में, Na2O प्लस Na2B4O7 में। मैं NaBO2 को तोड़ रहा हूं काय में, Na2O प्लस Na2B4O7 में। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो चीज कि NaBO2 टूटा मेरा काय में और मुझे क्या मिला, Na2O प्लस Na2B4O7। अब Na2B4O7 तो मुझे चाहिए था,
Na2B4O7 तो मुझे चाहिए था, ठीक है। अब मेरे को इस Na2O का जुगाड़ करना है। इस Na2O का जुगाड़ आप करते हो कैसे? CO2 डाल के। CO2 इस Na2O के साथ रिएक्ट करके बना लेता है Na2CO3। तो फाइनली मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेंगे? एक तो ये मिलेगा और एक ये मिलेगा। तो इसलिए ओवरऑल अपन जो रिएक्शन लिखते हैं वो अपन ने क्या लिखी थी? NaBO2 की रिएक्शन जब आप CO2 से करवाते हो तो वो Na2B4O7 प्लस Na2CO3 देता है। कहाँ से बना ये Na2CO3? यहाँ से बना ये Na2CO3। ये तो वैसे ही नीचे सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। ठीक है कशिश, आगे बढ़े। ठीक, 1 मिनट रुकिएगा, मैं पानी पी के आऊँ यार, है ना। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट विल मूव ऑन टू हीटिंग या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स। हीटिंग भी बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो अगेन आपको जो याद रखना है, आपको तो बस अब याद रखते 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 मैं शुरू में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि रिएक्शन में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सबका एक मैकेनिज्म है, सबका अपना एक रास्ता है। उस रास्ते पे चलना कैसे है वही अपने को मेन दिमाग में आना चाहिए। बाकी ऐसे तो लाखों रिएक्शन हो जाएगी जो आपको याद रखनी है, बट ये समझा के मैं कोशिश करता हूँ कि समझ पाओ, रिएक्शन याद रखने का लफड़ा ना है। अब जैसे इसकी बात करूं तो ये Na2B4O7.10H2O, ये आप समझ सकते हो। इसको जब आप हीट करोगे तो हीट करने से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उठ जाएगा और Na2B4O7 ये आपको मिल जाएगा। फर्दर और हीट करोगे तो ये ब्रेक होता है किसमें? NaBO2 प्लस B2O3 में। अब ये आप कैसे मान लोगे? तो अगेन आई एम टेकिंग अ रेफरेंस ऑफ BA, MBA, TBA। H3BO3, HBO2, H2B4O7, B2O3। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये भाई साहब हैं, ये इसमें और इसमें सिमिलैरिटीज हैं। तो ये किसका एवरेज मिलेगा? इसका और इसका। जब ये डिस्प्रोपोर्शनेट होगा तो ये काय में जाएगा? NaBO2 प्लस B2O3। ये रहा NaBO2 और ये रहा B2O3। क्लियर बात है? ठीक, आगे देखिए। जब मैं Na2B4O7.10H2O का हाइड्रोलिसिस करवाता हूँ, यानी कि वाटर के साथ ही रिएक्शन, तो क्या मिलता है मेरे को? NaOH प्लस BOH का होल थ्राइस, या सीधी सीधी बात करूं तो 4H3BO3 लिख देते हैं इसको। बैलेंस्ड लिख देते हैं ना, बैलेंस्ड रिएक्शन लिख रहा हूं मैं। Na2B4O7 प्लस H2O की बात करोगे तो आपको मिलेगा NaOH। NaOH बोले तो कितना NaOH? 2 NaOH प्लस 4H3BO3। आप यहाँ से देख सकते हैं दैट ये एक सॉल्ट है। किसका सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का। Na कहाँ से आया हुआ? NaOH से। B4O7 कहाँ से आया हुआ? H2B4O7 से, ठीक है ना। टेट्राबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड एक वीक एसिड है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, सो इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो आप यहाँ से ये आराम से देख के बता सकते हो कि ये एनहाइड्रस Na2B4O7 Na2B4O7 का जो एनहाइड्रस फॉर्म है, सॉरी यहाँ पे 10H2 भी लिखिएगा, है ना, सॉरी ये मेरी गलती हो गई। तो बोरेक्स का जो एनहाइड्रस फॉर्म है, बोरेक्स का जो एनहाइड्रस फॉर्म है वो कैसा होता है नेचर में? बेसिक, बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो बेस स्ट्रॉन्ग है तो ये नेचर में कैसा होगा? बेसिक होगा, ठीक है। तो जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे, किसका? बोरेक्स का जब आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे
तो आपको NaOH प्लस H3BO3 मिलेगा। यहाँ से आप देख सकते हो दैट इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आपका जो ओवरऑल सोल्यूशन होगा वो बेसिक इन नेचर होगा। खैर, आगे क्या होता है, ये जो NaOH के 2 मोल हैं, ये 2 मोल ऑफ H3BO3 के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, 2NaBOH4। ठीक, ओवरऑल जब आप इस रिएक्शन को लिखोगे तो जो रिएक्शन आएगी वो कुछ इस तरीके से होगी, Na2B4O7 प्लस 7H2O, बैलेंस्ड लिख रहा हूं मैं, 2NaBOH4 प्लस 2H3BO3। ठीक है, आप यहां से देख सकते हैं। अरे आयनिक इक्विलिब्रियम स्कूल में हो गया क्या तुम्हारे? आयनिक इक्विलिब्रियम स्कूल में हो गया आप लोगों के? ठीक है, तो जब होगा, अपन जब करेंगे तो उसमें एक टॉपिक आएगा बफर। बफर समझते हो? बफर होता है जब कोई भी एसिड और उसी एसिड का सॉल्ट आपको एक ही जगह ऑब्टेन हो तो उसे अपन बफर बोलते हैं। एसिड और उसी एसिड का सॉल्ट, या फिर बेस और उसी बेस का सॉल्ट जब हो तो उसे अपन बफर बोलते हैं। अगर एसिड और उसी एसिड का सॉल्ट है तो आप उसे एसिडिक बफर बोलोगे, और बेस और उसी बेस का सॉल्ट है तो आप उसे बेसिक बफर बोलोगे। यहाँ बताने का क्या सेंस है सर ये? तो यहाँ बताने का बस इतना मतलब था यार मेरा, कि यहाँ पे आप देख सकते हो दैट H3BO3 इज अ वीक एसिड। H3BO3 इज अ वीक एसिड और ये उसी एसिड का सॉल्ट है। H3BO3 इज अ वीक एसिड और ये उसी एसिड का सॉल्ट है। सोडियम मेटाबोरेट टेट्राहाइड्राइड बोलते हैं इसको, ठीक है ना, सोडियम मेटाबोरेट टेट्राहाइड्राइड। तो ये वीक एसिड है और ये उसी वीक एसिड का सॉल्ट है। तो ओवरऑल दिस इज नथिंग बट एन एसिडिक बफर। ठीक है, इट इज नथिंग बट एन एसिडिक बफर, ये बताना चाह रहा था मैं यहाँ पे। हाँ जी, तो यहाँ पे खत्म होता है बोरेक्स। बोरेक्स के बाद अपन लास्ट मूव करेंगे B2H6 डाइबोरेन। केमिकल बॉन्डिंग में सब पढ़ा चुका हूँ। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होते हैं, क्या होते हैं, इक्वेटोरियल, एक्सियल, सारी बात कर चुके हैं अपन। बनाना बॉन्ड देख चुके हैं अपन, स्ट्रक्चर देख चुके हैं अपन। स्टिल छोटी मोटी धुंधली यादें ताजा कर लीजिए। ठीक है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, ये इक्वेटोरियल, और ये होते हैं एक्सियल। 4 इक्वेटोरियल होते हैं, 2 एक्सियल होते हैं। ठीक है, और क्या, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 2 होते हैं, 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और वो कौन से बॉन्ड है, एक्सियल, जिसे ही आप बनाना बॉन्ड के नाम से जानते हो, यानी कि ये वाले। कौन से वाले? ये वाले और ये वाले। बहुत टाइम पहले ऐसा एक डायग्राम बनाया था अपन ने। ठीक, 4 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, कौन से वाले, इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये जो एंगल होता है ये 120 डिग्री होता है। ठीक, ये जो एंगल होता है ये 97 डिग्री होता है। क्लियर है? यहाँ से एक बोरोन से दूसरे बोरोन की लेंथ 178 पिकोमीटर होती है। ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है ये 133 पिकोमीटर होती है। ये वाली जो लेंथ है इक्वेटोरियल वाली, यहाँ बना देते हैं,
ये जो लेंथ है ये 119 पिकोमीटर होती है। ये सब अपन देख चुके थे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्शियली अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बनाना बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसमें कोई बताने लायक बात नहीं है। और अगर कुछ लगे तो आप देख सकते हैं कहाँ से, केमिकल बॉन्डिंग से। खैर, प्रिपरेशन की बात करूंगा, वो इम्पोर्टेंट है। डायबोरेन का प्रिपरेशन कौन कौन से मेथड से होता है? पहला आता है इसमें नंबर इसका, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल बोराइड्स। माने Mg3b2 की रिएक्शन करवा दीजिए, किसी भी मेटल बोराइड की रिएक्शन करवा दो वाटर के साथ। वाटर लेना एक्सेस में, आपको बन मिल जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस BH3, और यही BH3 आगे डाइमराइज होके B2H6 का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, इस तरीके से डायबोरेन ऑब्टेन होता है। दूसरा, ये कमर्शियल मेथड है, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल इसके बाद वाला आएगा, रिडक्शन ऑफ बोरोन हेलाइड्स। बोरोन हेलाइड्स का रिडक्शन, BH3 का रिडक्शन करवा दो, आपको BH3 मिल जाएगा। यही BH3 डाइमराइज होके B2H6 बना लेता है, प्लस साथ में आपको मिल जाएगा HX। रिडक्शन यूजुअली किस किस से कराया जाता है भैया? तो यूजुअली अपन लेते हैं लिथियम हाइड्राइड, सॉरी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। BH3 की रिएक्शन आप LiH से करवाओ, आपको B2H6 मिलेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवाओ, आपको B2H6 मिलेगा। या फिर NaBH4 से करवाओ, आपको B2H6 मिलेगा। अब ये जो दोनों मेथड हैं, ये दोनों मेथड हुए केमिकल या कमर्शियल। नाउ वी विल मूव ऑन टू व्हाट, इंडस्ट्रियल। अगर मेरे नोट्स में कुछ समझ में ना आए तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे और वहाँ पे सेम ही बातें हैं। एक आदि में अगर कंफ्यूजन हो तो लेक्चर देखते देखते नोट्स नोट डाउन कर लीजिएगा। इंडस्ट्रियल मेथड में सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्शन में आयोडीन से कर पाता हूँ। कुछ नहीं होता भैया, ये इसको आप ऐसे मान लो कि ये कंपोनेंट है किसका, NaH प्लस BH3, इससे मिलके बनाइए। ठीक है, आपको जो रिजल्टेंट मिलता है वो मिलता है NaI प्लस H2 प्लस B2H6। H2 की जगह आपको HI भी मिल जाएगा, डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ I2। H2 की जगह आपको HI भी मिल जाएगा, डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ I2। ठीक है, ये BH3 के डाइमराइजेशन से ही B2H6 बनता है। ये BH3 के डाइमराइजेशन से ही B2H6 मिलता है। बाकी NaH आयोडीन के साथ रिएक्शन करके NaI बना लेता है, साथ में या तो HI मिलेगा या H2 मिलेगा, डिपेंड्स ऑन दी अमाउंट ऑफ I2। समझ गए होगे? अगर I2 एक्सेस में लोगे, अगर I2 एक्सेस में लोगे या फिर हाइड्रोजन अगर कम हुआ, अगर I2 एक्सेस में लोगे तो आपको HI मिलेगा, और अगर हाइड्रोजन एक्सेस में लोगे तो आपको H2 मिलेगा। क्लियर बात? वापस रिएक्शन बताऊं क्या भैया? समझ में आया ना कैसे लिखा? NaBH4 प्लस I2, इसको मैंने तोड़ा NaH प्लस BH3 में, ये डाइमराइज करके B2H6 बनाया। ये Na और ये आयोडीन मिलके NaI बनाए। अब बात आ जाती है HI की। HI बनेगा या फिर H2 बनेगा। क्यों बना HI या फिर H2? डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2। I2 अगर कम लोगे तो H2 बनेगा, ज्यादा लोगे तो HI बन जाएगा, और कुछ नहीं था। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन। इसमें एक छोटा सा चार्ट है, ध्यान रखिएगा। B2H6 की रिएक्शन जब आप H2O से करवाते हो, कौन सा H2O? लिक्विड H2O, लेकिन गर्म।
आपको मिलता है H3BO3 प्लस H2। हॉट लिया यहाँ मैंने वाटर। ठीक, इसकी रिएक्शन आप कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा बेटा? ये ऊपर वाला मतलब इससे पहले वाला, यही वाला B2H6H2O हॉट से करवाता हूँ तो H3BO3 प्लस H2 मिलता है। मतलब मैकेनिज्म समझनी तेरे को इसकी, ऐसा? देख, B2H6 की रिएक्शन कंपैरेटिवली जब आप H2O2 से करवाते हो तो होता क्या है, ये टूटेगा H प्लस प्लस OH माइनस में। ठीक है, BH3 B2H6 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है भैया, ठीक है ना। B2H6 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। ये H प्लस और OH माइनस में जब आप इसको तोड़ोगे, ये पोलर इन नेचर होता है बट ये डाइमराइज करता है। इट डाइमराइजेस। किसका डाइमेरिक फॉर्म होता है? BH3 का। तो ये OH माइनस और ये B2H6 आपस में मिलके H3BO3 का फॉर्मेशन करते हैं। साथ में जो आपकी गैस लिबरेट होती है वो होती है H2। ठीक है, साथ में जो आपकी गैस लिबरेट होती है वो होती है H2। और इसमें जितनी भी रिएक्शन लिखवा रहा हूँ इसमें से बहुत सारी ऑर्गेनिक की रिएक्शन हैं, इतनी मैकेनिज्म काम में नहीं आता। एट द एंड प्रोडक्ट ध्यान रखना, ठीक है। कोई भी लुईस बेस ले ले NMe3 टाइप का, ये आपको देगा B2H6 प्लस 2NMe3। HBO में भी काम में आता है। अब HBO क्या होता है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एल्कीन्स बनाने में। ठीक है, O2 से रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनाएगा B2O3 प्लस H2O, हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक, और क्या? NH3 सबसे इंपॉर्टेंट। B2H6 डॉट 2NH3 टाइप का कंपाउंड बनाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है भैया, इसलिए इसको थोड़े से दूसरे पेज पे बताऊंगा, यहीं से कंटिन्यू करके। फिलहाल मैं यहीं बता रहा हूँ, कुछ और बता रहा हूँ इसमें। दो एक चीजें ऐड हैं इसलिए मैं दूसरे पेज पे जाऊंगा। B2H6 की रिएक्शन जब आप लिथियम हाइड्राइड से करवाते हो तो ये बनाता है लिथियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, लिथियम हाइड्राइड की रिएक्शन B2H6 की रिएक्शन जब आप लिथियम हाइड्राइड से करवाते हो तो ये बनाता है लिथियम बोरोहाइड्राइड। B2H6.2NH3 का समझिए फंडा। B2H6.2NH3 को हम हीट करते हैं दो टाइम, एक लो टेम्परेचर पे और एक हाई टेम्परेचर, एक लो लेवल पे और एक हाई लेवल पे। जब आप लो लेवल पे हीट करते हो तो ये बनाता है B3N3H6, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं इसको। हाई टेम्परेचर पे हीट करते हो तो ये बनाता है BN। कौन सा BN? ध्यान रखिएगा, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं इसको। और ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे रीहीट करोगे, और ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे हीट करोगे तो भी BN बनाएगा, लेकिन क्या बोलते हैं इसको? इनऑर्गेनिक डायमंड। समझ गए होगे, ग्रेफाइट को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो डायमंड बनता है, होपफुली, है ना। हो सकता है आपसे इसकी स्ट्रक्चर पूछ ले। ये होता है क्यूबिक, ये होता है हेक्सागोनल। ठीक है, चलिए यहाँ खत्म होता है आपका बोरोन फैमिली। नाउ वी विल मूव ऑन टू व्हाट? कार्बन।
कार्बन फैमिली, वही सारा तामझाम कार्बन की बात। एक छोटी सी बात ध्यान रखना भैया, है ना, अभी क्लियर कर दूं ताकि आगे जाके मुझे इस बात का सर दर्द ना झेलना पड़े। कार्बन फैमिली है, ये भाई साहब दोनों होते हैं नॉन मेटल, ये कहलाया जाता है मेटलॉइड, और ये होते हैं मेटल। अब इसमें इतनी कंट्रोवर्शियल बात क्या है? कंट्रोवर्शियल बात ये है कि इस पे है कंट्रोवर्सी। देखिए, अभी क्लियर कर देता हूँ, हो सकता है आप कई चीजें नेट पे तलाशते हो, लेकिन नेट की ऑथेंटिसिटी होती है नील बटे सन्नाटा, जीरो, कोई मतलब नहीं होता उसका। सिलिकन जब नेट पे देखेंगे तो उसने इसको मेटलॉइड लिख रखा है। सिलिकन जब आप नेट पे देखेंगे तो उसने इसको मेटलॉइड लिख रखा है, होता नॉन मेटल है। कंपटीशन में आए तो क्या टिक करके आएंगे? नॉन मेटल टिक करके आएंगे। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि भैया पेपर बनाती है सीबीएसई, तो पेपर बनता है एनसीईआरटी में से, और एनसीईआरटी जब आप 12th की खोल के देखोगे तो उसमें सिलिकॉन को नॉन मेटल बोला गया है, इसलिए रेफरेंस लिया है मैंने एनसीईआरटी का। हो सकता है कई लोग बोल दें सिलिकॉन को मेटलॉइड, सरासर गलत है। दूर दूर तक कोई सीन नहीं है मेटलॉइड होने का, नॉन मेटल है। चाहो तो 12th की एनसीईआरटी पी ब्लॉक कार्बन फैमिली उठा के देख लेना, सीधी सीधी लाइन दी हुई है। कार्बन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल, जर्मेनियम मेटलॉइड, टिन और लेड होते हैं मेटल। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इस पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि मैंने बात करी, इनर्ट पेयर इफेक्ट होने की वजह से ये +2 स्टेट में स्टेबल होता है, बाकी सारे +4 स्टेट में स्टेबल होते हैं। ठीक है, अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पहले ही बता चुका था, सिर्फ लगता लास्ट वाले में ही है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करोगे तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ती है। साइज का ऑर्डर। आयनाइजेशन की बात करोगे, ये भी लिखवा रखा है आपको पीरियोडिक टेबल में। क्या रीजन होगा? लास्ट वाले एलिमेंट में जब भी चेंज आता है, रीजन हमेशा एक ही, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, अगली बात करेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन की अप्रोक्स बराबर होती है, लेड की इन सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो कार्बन, कार्बन के बाद लेड, और उसके बाद बाकी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग नहीं पढ़ना, दोनों का ऑर्डर होता है सेम। देखिए, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम का होता है 3D नेटवर्क। 3D नेटवर्क होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है सबसे ज्यादा, लेकिन उसके बाद नंबर आता है पीबी एंड देन एसएन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डी के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। डी के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से लेड लेड के एलिमेंट पास में आ जाते हैं, और पास में आने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वील टॉक अबाउट कैटिनेशन टेंडेंसी। कैटिनेशन क्या होता है भैया? खुद ही खुद से बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी को कैटिनेशन बोलते हैं। जैसे O2 कैटिनेशन है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से बॉन्ड। F2Cl2 कैटिनेशन है। S8 कैटिनेशन है। सल्फर और सल्फर आपस में 8 एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो कैटिनेशन टेंडेंसी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? सिंगल बॉन्ड एनर्जी के। कैटिनेशन टेंडेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? सिंगल बॉन्ड एनर्जी के। तो कार्बन की कैटिनेशन टेंडेंसी सबसे ज्यादा, देन सिलिकॉन की, जर्मेनियम और टिन की होती है अप्रोक्स सेम। लेड कैटिनेशन टेंडेंसी नहीं शो करता। क्यों नहीं शो करता? क्योंकि इसका मेटेलिक कैरेक्टर होता है बहुत ज्यादा।
ठीक है ना, ड्यू टू इट्स हाई मेटेलिक कैरेक्टर ये लेड कैटेनेशन टेंडेंसी नहीं शो करता, बाकी सारे कैटेनेशन टेंडेंसी शो करते हैं। सिलिकॉन जर्मेनियम टिन भी कैटेनेशन बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है। फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन दी नेक्स्ट क्लास। चलिए।